अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। कारनाट इंजन ये 1840 में बनाया गया और बनाया जनाब सादी कारनाट ने। सादी कारनाट ये शेख सादी वाला सादी नहीं है, सादी है, सादा सादी 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 कारनाट ने जनाब। ये एक आइडियल हीट इंजन है। हीट इंजन क्या है ये तो डिस्कशन हो चुकी है हमारी प्रीवियस वीडियो में कि ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में यानी वर्क में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, करदा रहे। तो जनाब ये कारनाट इंजन एक आइडियल हीट इंजन है। और ये देखिए कारनाट इंजन हीट इंजन है, लेकिन हर हीट इंजन कारनाट इंजन नहीं होगा। तो कारनाट इंजन कौन होगा जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 4 सक्सेसिव प्रोसेसेस पर मुश्तमिल होगा, यानी लगातार होने वाले 4 ऐसे प्रोसेस जो मिला जुला के एक साइक्लिक प्रोसेस बनता है, यानी कि सिस्टम अपना साइकिल पूरा करके वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। जनाब ये कैसे काम करेगा, यहां पे हम ग्राफ बनाएंगे। तो मुअज़्ज़ज़ खातिनो हजरात हमारे साथ रहिएगा और ग्राफ जरा ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल ऐसे आपने बनाना है, बल्कि मुझसे बेहतर बनाना है। मुझसे ज्यादा खराब जिसने बनाया उसका गलत होगा, ध्यान रखिएगा। और जनाब ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, पीवी डायग्राम हम बनाने लगे हैं। हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, उसके अंदर एक गैस है। फिलहाल हमारे पास एक आइडियल गैस है, बाद में इसको रियल में कन्वर्ट करेंगे। ये वर्किंग सबस्टेंस है। तो जनाब यहाँ पे मैं बनाता हूं जी सिस्टम की जो स्टेज 1 है। ये जनाब यहाँ पे इसे स्टेज 1 कह लेते हैं। तो जनाब ये पॉइंट 1 है जी। ये ग्राफ आपकी बुक में पेज नंबर 253 पे बना हुआ है जो मैं बनाने लगा हूं। तो बुक में ए है, चले मैं भी इसे 1 की बजाय ए ही कहता हूं ताकि जरा सिमेट्री रहे। लो जी पॉइंट ए पर वॉल्यूम है जनाबे आली किन्ना V1 और प्रेशर है किन्ना P1। और जनाबे आली देखें बात ये है कि सिस्टम किसी न किसी स्टेज पर तो है ना, उसमें जो गैस है उसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, उसे हमने V1 कह लिया, कोई ना कोई प्रेशर है इसे हमने P1 कह लिया। यहां पर मौजूद है जनाब सिस्टम, ये प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है जी V1। तो इसकी कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी भी है और कोई ना कोई टेम्परेचर भी है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि टेम्परेचर है इसका यहाँ पे T1। तो सिस्टम हैज बीन गॉन थ्रू पॉइंट ए टू पॉइंट बी बाय द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखिए 4 प्रोसेस हैं, इनमें से 2 होंगे एक्सपेंशन के, 2 होंगे कंप्रेशन के। ये वही हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 2 केसेस या 2 एप्लीकेशंस, आइसोथर्मल एडियाबैटिक। तो पहली 2 एक्सपेंशन हैं वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसके बाद कंप्रेशन शुरू होगी। तो उसी तरतीब से पहले आइसोथर्मल कंप्रेशन, उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड दैट्स ऑल। तो जनाब फिर से सुनिए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसके बाद फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन और बस काम खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। तो जनाब पॉइंट ए से बी तक जाएगा, वही सिलेंडर है, वही पिस्टन है। पहले इनिशियली पॉइंट ए पर जब ये था तो यहां पे था, उसका वॉल्यूम इतना था। हमने क्या किया, आइसोथर्मली एक्सपेंड किया गैस को। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रही और ये बॉयल्स लॉ था, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। तो जब आपने एक्सपेंड किया हौले 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 हौले, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, कोई सुनना ले भाई, सुनना ले। तो हौली हौली एक्सपेंड करें जी गैस को। तो जब आप धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन के नतीजे में वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स को मूव करने को जगह ज्यादा होगी, आपस में कोलिजन कम होगी, इंटरेक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगी, टेम्परेचर कम होगा। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी। लेकिन जो कि स्लो एक्सपेंशन हो रही है तो जितनी इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी उतनी वो हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जितनी इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी उतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, टेम्परेचर अपना कांस्टेंट रखेगा। तो टेम्परेचर रहा है T1 का T1 ही, और ये करने में उसने हीट एब्जॉर्ब की है, Q1 हीट एब्जॉर्ब की है। तो जनाब नया वॉल्यूम हो गया V2, नया प्रेशर हो गया P2, प्रोडक्ट इनका सेम है। ओके जी। तो जनाब
फिर से सुने क्या हुआ कि सिस्टम हैज बीन गॉन थ्रू आइसोथर्मल एक्सपेंशन बाय एब्जॉर्बिंग हीट Q1 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कहां से एब्जॉर्ब की होगी हीट? इर्द गिर्द से, जहां पे कहीं पे हॉट बॉडी मिला वहां से हीट एब्जॉर्ब कर ली होगी बाय एब्जॉर्बिंग हीट Q1 एंड बाय कीपिंग इट्स टेम्परेचर एज कांस्टेंट। T1 का T1 ही रहा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ क्या होता है जनाब? ऐसे करके बनेगा। ए से जनाब चला गया जी पॉइंट बी पे, थोड़ा सा बेहतर करने दें। ए ठहरे एक और दफ़ा मुझे रेज करके ड्रा करने दें। चलें जनाब, यहाँ तक काफ़ी है। ये जनाब पॉइंट बी पे चला गया और देखें वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, प्रेशर कम हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई है। तो जनाब ये जो कर्व है ये आइसोथर्म है और टेम्परेचर रहा T1 का T1 और ए से बी तक जाने के लिए, एक्सपैंड होने के लिए जितनी से एनर्जी चाहिए थी, ये एनर्जी कहाँ से मिली है जनाब? इसे ये एनर्जी मिली है जनाब इसे Q1 हीट एब्जॉर्ब करके उसने अपना टेम्परेचर मेंटेन रखा है, आइसोथर्मली एक्सपैंड कर गया है, पॉइंट ए से बी तक चला गया। अब क्या होगा? अब आपने करना है एडियाबैटिकली एक्सपैंड। एडियाबैटिकली एक्सपैंड करना है तो यहां से अब ये यहां पे जाएगा अगले प्रोसेस में। तो मैं यहां पे लिखता हूं जनाब के आइसोथर्मल एक्सपेंशन के जरिए सिस्टम ए से बी तक गया और उसके बाद अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन के जरिए, ओहो एडियाबैटिक बी लिखना था, सॉरी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के जरिए बी से जाएगा सी तक। तो वही पिस्टन है, वही सिलेंडर है। जब ये यहां पे था इस जगह पे, वो हैंडल इसका कहां गया? तो ये यहां पे था, ऐसे करके इसको एडियाबैटिकली एक्सपेंड करके यहां तक ले गए हैं। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि आपने रैपिडली एक्सपेंड किया होगा, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। तो आपने उसके लिए करना क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम को थर्मली आइसोलेट किया जाता है। और थर्मली आइसोलेट कैसे करना है जी? इसको थर्मल रेजरवायर पे रख दीजिए जनाब। ये थर्मल रेजरवायर का प्रैक्टिकली क्या होगा? बोरी लपेट दीजिए, रजाई लपेट दीजिए, थर्मस फ्लास्क की तरह डबल तय बना दीजिए, दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल भर दीजिए। जैसे ये पॉलिएस्टर वगैरह होता है, थर्मोपाइल होता है, लकड़ी का बूरा होता है जनाब, ऐसी कोई शय भर दीजिए। तो जनाब इसे हम कहते हैं टेक्निकली कि हमने थर्मल रेजरवायर पे रखा और एडियाबैटिकली एक्सपैंड हो गया। तो अब एक्सपेंशन हो गई है मजीद, वॉल्यूम हो गया V2 की बजाय V3, प्रेशर हो गया P2 की बजाय P3, स्टेट C पे चला गया है सिस्टम। और अब हुआ क्या कि जब आपने रैपिडली एक्सपैंड किया, मजीद एक्सपेंशन के नतीजे में, एक्सपेंशन जब भी होगी टेम्परेचर में, इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी। फिर जब आइसोथर्मल प्रोसेस था तो उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली थी, लेकिन अब क्या हुआ? अब हीट तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो जब हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो एक्सपेंशन के नतीजे में टेम्परेचर में कमी आएगी। तो नतीजा क्या होगा? टेम्परेचर कम होके हो गया T2। सिस्टम हैज बीन गॉन थ्रू एडियाबैटिक एक्सपेंशन by decreasing the temperature T2। इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर में कमी आई है, कोई हीट इसने एब्जॉर्ब नहीं की, बेचारा कर ही नहीं सका, मौका ही नहीं मिला इसे। तो क्या होगा जी? अब B से C तक जाएगा। ए बी आइसोथर्म थी, स्लोप इसका कम था, BC एडियाबैट होगी, इसके मुकाबले में इसका स्लोप जरा ज्यादा बनाना है। तो ये B से C तक चला गया। पॉइंट B पे जो वॉल्यूम था वो था V2 और प्रेशर जो था वो था P2। मैं ये डॉटेड लाइनें सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, लगाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट C पे जनाब जो वॉल्यूम है ये है V3 और जो प्रेशर है वो क्या है? P3। तो जनाब अब ये पॉइंट सी पे चला गया, एडियाबैटिकली एक्सपैंड होके थर्मल रेजरवायर पे रखा, जिसकी वजह से एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई, एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ। लो जी अब ये 2 दफा एक्सपैंड हो गया। अब कंप्रेस करना शुरू कीजिए। तो पहले आइसोथर्मली कंप्रेस करते हैं। ये भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है जब आप एग्जाम में बैठेंगे, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। आपने डायग्राम बनाना है, चारों स्टेप लिखना है, बुक में लिखे हुए हैं, वर्बली मैं बता रहा हूं। तो जी वही सिलेंडर, ओहो दीवारें बिंगी हो गई हैं, सिद्धि करें इनको।
वही पिस्टन वही सिलेंडर, तो ये यहाँ पे था। अब आपने कितना कंप्रेस करना है, उतना कंप्रेस नहीं करना कि इनिशियल पोजीशन से भी थल्ले ले जाओ, बस मुनासिब सा कंप्रेस करना है। जैसे ये कुकिंग वाली बीबियां नहीं बताया करती कि जनाब हस्बे जायका नमक डालना है, ये नहीं बताती कभी कि कितना डालना है, हस्बे जायका हस्बे तफीक डाल लेना है। तो ऐसे थोड़ा सा पोला पोला सा कंप्रेस करना है, स्लोली कंप्रेस करना है। तो सी से डी तक जाएगा सिस्टम में, कैसे? आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल, मेरा मुंह इधर को है, पीछे दौड़ ना जाओ। तो जनाब ये सी से डी तक जाएगा, आइसोथर्मली कंप्रेस होके क्या करना है, थर्मल रेजरवायर से उठा लेना है, थर्मल रेजरवायर से उठा लेना है इसे। और क्या करना है जी, हौली हौली कंप्रेस करना है। कंप्रेशन के नतीजे में वॉल्यूम में कमी आएगी, मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे तो आपस में टकराएंगे, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा बाय इजेक्टिंग, बाय रिलीजिंग, बाय रिजेक्टिंग द हीट Q2। हीट इसने रिलीज कर दी है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा। कितना टेम्परेचर, T2 था, T2 का T2 ही टेम्परेचर अपना मेंटेन रखेगा। तो जनाब अब ये कर्व, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन की कर्व ऐसे गई थी, कंप्रेशन की वैसा ही डिजाइन बनेगा, लेकिन एरो रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसा ही डिजाइन बनाना है जनाब। ये देखिए ये आ गया जनाब पॉइंट डी। तो पॉइंट डी पे जो वॉल्यूम है ये है बेटा जी V4, और जो प्रेशर है ये क्या है जी P4। ठीक हो गया। तो यहां पे वॉल्यूम है V4, प्रेशर है P4, टेम्परेचर कितना है T2। तो यहां पे उसने हीट Q2 रिलीज की है, एक दफा उसने हीट Q1 एब्जॉर्ब की थी, अब ये हीट Q2 उसने रिलीज की है। आइसोथर्मल कंप्रेशन के नतीजे में सिस्टम स्टेट डी पे चला गया। अब फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन की बारी है। एडियाबैटिकली कंप्रेस कीजिए, तेजी से कंप्रेस कीजिए, और इसे ये यहां पे था जब ये डी पे था, और अब इसे थर्मल रेजरवायर पे रखिए, TR थर्मल रेजरवायर पे रखेंगे तो रैपिडली कंप्रेस करेंगे। इस रैपिड कंप्रेशन के नतीजे में क्या होगा जी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो हीट रिलीज नहीं हो सकती, तो नतीजा क्या होगा कि कंप्रेशन के नतीजे में टेम्परेचर में इजाफा हो जाएगा। और ये आपने अब पिस्टन, बस शर्त ये है कि वहां पे ले जाके छोड़ना है जहां पे पॉइंट ए पर था, सिस्टम वापस पॉइंट ए वाली सिचुएशन पे जाएगा, वॉल्यूम और प्रेशर वापस पॉइंट ए वाला अचीव करेगा, क्योंकि इतने वॉल्यूम पे ले जाके छोड़ना है, ये ख्याल रखना है। बस साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए। तो जब आप पॉइंट ए वाली वॉल्यूम और प्रेशर पे ले जाके पिस्टन को छोड़ेंगे तो टेम्परेचर भी T1 ये अचीव कर लेगा बढ़ते बढ़ते। तो जनाब अब क्या होगा, अब ये D से A तक जाएगा, ए ऐसे करके कुब्बा सा बनाना है जनाब। ये देखिए जनाब, इससे मिलता जुलता डिजाइन आपका बनना चाहिए। ये जनाब वापस D से A तक आ गया ड्यू टू एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो डी से वापस सिस्टम ए तक गया ड्यू टू एडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर से इनिशियल पोजीशन पे आ गया। साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया। तो इसका मतलब यह है कि ओवरऑल नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओवरऑल नो चेंज इन टेम्परेचर, ओवरऑल सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रही है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। लेकिन क्या इसने वर्क किया है? हाँ जी बिल्कुल किया है। कैसे पता चला? प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम का एरिया बताएगा कितना वर्क किया है। और वैसे भी उसने हीट Q1 एब्जॉर्ब की है और Q2 हीट इसने रिलीज की है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब्ड माइनस हीट रिलीज्ड, इनका डिफरेंस वर्क के बराबर होगा। और ये आप अच्छी तरह देख लीजिए, बेशक स्क्रीन को स्टिल करके देख लीजिए। तो मैं अभी ये रेज करने लगा हूं क्योंकि बाकी मैथमेटिकल काम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने लिखना है वो भी हम करने लगे हैं। अभी आपने ये एक्सप्लेन किए हैं 4 सक्सेसिव प्रोसेसेस ऑफ कार्नोट इंजन। क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, तो जनाब ये देखिएगा, मैं ये भी ना डॉटर लाइनें रिलीज करता हूं ताकि आपको पता चले जो बची हुई डायग्राम है कि आपने बनाना क्या है। आज क्या बनाना है? आज मुंह बनाना है। सबसे अहम सवाल हर घर में
जो नाश्ते के वक्त से सवाल पैदा हो जाता है कि आज क्या पकाना है। हम वैसे आज आलू गोभी पका रहे हैं। लो जी, चलो जी, बहरहाल लो जी, ये जनाब इससे मिलता जुलता डिज़ाइन आप बनाएंगे तो ठीक होगा, वरना नहीं ठीक होगा। लो जनाब अली, वर्क कितना हुआ? हीट एब्जॉर्ब्ड माइनस हीट रिलीज्ड, ये वर्क हो गया जी। ओके, तो जनाब आपने क्या किया, इनपुट के तौर पे आपने हीट Q1 दी है और हीट Q1 उसने रिलीज कर दी है। इनका जो डिफरेंस होगा वो वर्क के बराबर होगा। जनाब आली, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी। क्या? कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यहां पे हम एफिशिएंसी को अब लिख रहे हैं ईटा। किसी ज़माने में चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आपने इसे विस्कोसिटी से लिखा होगा ना, वो था फ्लूइड डायनामिक्स। अब आप थर्मोडायनामिक्स में हैं, तो इस घड़ी में, इस शहर में, इस गली में ईटा को कहते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। देखें जी, एफिशिएंसी के यूनिट नहीं होते, ये एक जैसी क्वांटिटीज के दरमियान रेशो होती है। आउटपुट के तौर पे क्या मिला? वर्क, और इनपुट के तौर पे आपने क्या दिया? हीट Q1 आपने दी है इनपुट के तौर पे। लेकिन जनाब वर्क किसके बराबर है? Q1 माइनस Q2 के बराबर है, डिवाइडेड बाय Q1। तो आप ऐसा कीजिए कि Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, तो ये तो कट गया है 1 माइनस Q2 ओवर Q1। ये है एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की। अगर आप चाहते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी मालूम करना तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, परसेंटेज निकल आएगी। तो जनाब जरा सिंपलीफाई करते हैं, जो मेजरेबल क्वांटिटीज में इसको कन्वर्ट करते हैं। Q2 क्या है? हीट रिलीज्ड। Q1 क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड। जनाब हीट एब्जॉर्ब कहाँ से की गई होगी? उसके बाद जिसके पास हीट थी हॉट बॉडी से, और रिलीज किधर को की गई होगी? कोल्ड बॉडी की तरफ। जनाब जो हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज्ड है, इनकी जो रेशो है Q2 और Q1 इज इक्वल टू, ये टेम्परेचर की रेशो के बराबर होती है। T1 हॉट बॉडी का टेम्परेचर है जिसे आप कहते हैं सोर्स, और T2 कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है जिसे कहते हैं सिंक। हमने T1 टेम्परेचर है हॉट बॉडी का जिसे HTR भी कहा, उसे सोर्स भी कहते हैं, और T2 सिंक भी कहते हैं, और LTR भी कहते हैं, और कोल्ड बॉडी भी कहते हैं। सिंक क्या होता है? जिसमें वो पानी आके नीचे गिरता है, तो वो जहां से आता है सोर्स, और जहां पे गिरता है सिंक। जहां से हीट आती है वो सोर्स, जहां पे हीट जाके एक्सपेल होती है, गिरती है, वो क्या है? सिंक। तो सोर्स का टेम्परेचर है, सिंक का टेम्परेचर है, यानी हॉट बॉडी का, कोल्ड बॉडी का, HTR का, LTR का। याद रखना है ये सारे नाम एक ही शय के हैं। हॉट बॉडी HTR सोर्स, कोल्ड बॉडी LTR सिंक, ठंडा भांडा तत्ता भांडा। तो जनाब हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिजेक्टेड, इनकी रेशो इज इक्वल टू, या आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि T1 ओवर Q1 इज इक्वल टू T2 ओवर Q2, कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर और उससे निकाली जाने वाली हीट, और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर और उसको दी जाने वाली हीट, इनकी रेशो बराबर है। यानी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर और उससे ली जाने वाली या उसे दी जाने वाली हीट, इनकी रेशो कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है। तो इसका मतलब है Q2 ओवर Q1 की जगह पे हम T2 ओवर T1 लगा सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन निकल आई और कार्नोट थ्योरम अब एक्सप्लेन होने लगा है। सॉरी, T2 ओवर T1 लिखना था। ओहो, लो जी। तो जनाब एफिशिएंसी, अगर परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए 100% एफिशिएंसी कब होगी? ए परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए जी, एफिशिएंसी 100% होने का मतलब क्या है कि 100 जवाब कब आएगा? जब ब्रैकेट के अंदर जवाब होगा 1। ब्रैकेट के अंदर जवाब 1 होगा कब? आउटपुट बटा इनपुट इज इक्वल टू 1।
ये तो हो नहीं सकता कि आपने इनपुट दी है 10 रुपए और आपको वापस मिल गए हैं 12 रुपए। ना जी ना, 10 देंगे 10 ही मिल जाएंगे, ये भी बड़ी बात है। 10 देंगे तो 9 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 7 मिलेंगे। एफिशिएंसी क्या ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी हो सकती है 1, यानी 100%। कब होगी? जब इनपुट और आउटपुट बराबर हो जाएंगे, जितनी हीट देंगे उतना ही वर्क आपको मिल जाएगा। अगर सारी की सारी दी जाने वाली हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए तब एफिशिएंसी होगी 1, यानी कि 100%। तब हीट एक्सपेल नहीं की जाएगी। तो कार्नोट इंजन क्या कहता है अभी देखते हैं। लेकिन लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहती है कि बगैर हीट रिजेक्ट किए, टुवर्ड्स कोल्ड बॉडी हीट रिजेक्ट किए बगैर कोई हीट इंजन नहीं बन सकता। फिलहाल हमने क्या कहा कि बिल्कुल बन सकता है, एफिशिएंसी 1 हो सकती है अगर सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए, कोई हीट रिजेक्ट ना की जाए। तो अब हमें देखना यह है कि क्या कोई हीट रिजेक्ट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। आइए देखते हैं, अभी लग जाएगा पता। यहां से देखें जनाब, एफिशिएंसी 100% यानी कि 1 होगी। कब? फॉर 100% एफिशिएंसी। 100% एफिशिएंसी के लिए क्या होगा? ये जनाब 1 माइनस समथिंग, ये माइनस होने वाली वैल्यू अगर 0 होगी तो जवाब आएगा 1, 1 इंटू 100, जवाब 100 आ गया। तो 100% एफिशिएंसी के लिए T2 over T1 मस्ट बी इक्वल टू 0। T2 over T1 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये टेम्परेचर की रेशो 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? जवाब 0 कब आएगा? जब बटे के नीचे इन्फिनिटी होगा, जब T1 होगा इन्फिनिट। फॉर एफिशिएंसी टू बी 100%, क्या होगा? हॉट बॉडी का टेम्परेचर इन्फिनिट होना चाहिए। क्या इन्फिनिट टेम्परेचर पॉसिबल है? नो। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? T2 है कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर। देखिए बटे के नीचे होगी इन्फिनिटी, जवाब आएगा 0। बटे के ऊपर होगा 0 तो जवाब आएगा 0। तो बटे के ऊपर क्या है? कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर। न्यूमिनेटर में कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 केल्विन। ये ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है। तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए 0 केल्विन। क्या 0 केल्विन अचीवेबल है? वो बोलो तो सही नहीं, 0 केल्विन अचीवेबल है ही नहीं। तो जब 0 केल्विन भी अचीवेबल नहीं है, इन्फिनिटी भी अचीवेबल नहीं है, इसका मतलब ये है दिस इंप्लाइज दैट T2 over T1 कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो जब T2 over T1 0 नहीं हो सकता तो एफिशिएंसी भी 1 यानी 100% नहीं हो सकती। तो ये एक आइडियल हीट इंजन है। जब आइडियल हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती तो रियल से क्या उम्मीद रखें हजूर? वहां पे तो फ्रिक्शनल लॉसेस होने हैं, एनर्जी लॉसेस होने हैं वहां पे। तो इसकी एफिशिएंसी 100% आइडियल होने के बावजूद नहीं है। तो कितनी को हो सकती है? एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं हो सकती, 100% 1 नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी करने के लिए क्या करें? लेकिन जी 1 में से माइनस होने वाली वैल्यू जितनी कम होगी जवाब उतना ज्यादा आएगा, एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। मतलब हॉट बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर जितना कम होगा। हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। और ये सर्दियों में होता है। तो हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के दरमियान, सोर्स और सिंक के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब है Q2 over Q1 ये डिफरेंस ज्यादा होगा। तो जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके कम हीट रिजेक्ट की जाएगी, वर्क उतना ज्यादा होगा, तो मतलब एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। और इसका मतलब यह है कि कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन तो हो नहीं सकता। इसका मतलब है कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट करना पड़ेगी। तो बात वही आ गई लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट वाली कि कुछ ना कुछ हीट लाजमी रिजेक्ट करना पड़ेगी। आइडियल हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती तो हमाशुमा इंजन किस खाते में आते हैं जनाब? तो इसका मतलब यह है कि नो हीट इंजन कैन बी डिजाइंड विदाउट इजेक्टिंग द हीट टुवर्ड्स द कोल्ड बॉडी। ना कुछ हीट तो खारिज करना ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ हीट का लॉस तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा अगर आपने हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है। जनाब आली यहाँ पे देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा, पेज नंबर 255 बुक आपके पास होगी। मैं यहाँ से देख देता हूँ, आप सुनिए और सर धुनिए। पेज नंबर 255 पे ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है, नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट। देखिए हीट कार्नोट इंजन आइडियल हीट इंजन है,
तो आइडियल हीट इंजन की एफिशिएंसी ही सबसे ज्यादा होगी। 100% नहीं हो सकती लेकिन मैक्सिमम तो है। तो नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन कार्नोट इंजन इवन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स। हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर आप सेम रखें तो ये आइडियल हीट इंजन है। एक और रियल हीट इंजन है। आइडियल की एफिशिएंसी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें लॉसेस नहीं होंगे, रियल की एफिशिएंसी कम है क्योंकि उसमें लॉसेस हैं। तो अगर हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर अगरचे सेम है, इसके बावजूद भी एफिशिएंसी सेम नहीं होगी कार्नोट इंजन की और रियल किसी भी और हीट इंजन की। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, एक बात। दूसरी बात कि एफिशिएंसी में अब देखिए गैस का कोई जिक्र नहीं। हमने कहा कि आइडियल गैस है जो वर्किंग सब्सटेंस है यहां पे, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं फार्मूले में। इसका मतलब यह है कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस आप जो मर्जी रखें, वर्किंग सब्सटेंस आप जो मर्जी रखें, सानू की एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि 10-20 कार्नोट इंजन काम कर रहे हैं और सब में वर्किंग सब्सटेंस डिफरेंट है। अगर हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो सबकी एफिशिएंसी सेम होगी। ये भी कार्नोट थ्योरम है। तो ये दो डेफिनेशन हैं कार्नोट थ्योरम की। आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। नहीं लगी तो वीडियो दोबारा देखिए, तीसरी दफ़ा देखिए। फिर भी नहीं लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके फिर देखिए, फिर लग जाएगी। फिर भी ना लगे तो डिस्कस कीजिएगा कमेंट में, मुझे मैसेज कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं जनाब अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।